जी हाँ बच्चों, द यूनिट ऑफ लाइफ सेल को हम लोग देख रहे हैं। आज के क्लास में ट्रांसपोर्ट एक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के एलोंग सब्सटेंस की एंट्री किस तरह से होती है, ट्रांसपोर्टेशन आज देखेंगे। आउटसाइड टू इनसाइड किस तरह से सब्सटेंस का ट्रांसपोर्टेशन होता है। यहाँ पे ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन इस तरह से एंट्री होती है। तो ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है सेमी परमिएबल भी हो सकता है नेचर का, सेलेक्टिव परमिएबल नेचर का भी हो सकता है। तो यहाँ पे हम लोग जो बात करते हैं सेमी परमिएबल कब, जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो पोर साइज़ है उस साइज़ के एलोंग, है ना, उस साइज़ के अकॉर्डिंग अगर सब्सटेंस होगा उससे छोटे साइज का होगा तो उनसे ये क्या होगा, पार हो जाएगा। उस नेचर को जब अकॉर्डिंग टू द पोर साइज सब्सटेंस एंट्री कर जाएगा उसको हम लोग बोलेंगे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। और अगर बड़े साइज़ का पोर से बड़े साइज़ का सब्सटेंस है उसकी एंट्री ज़रूरी है सेल के अंदर, तो जब उसकी एंट्री होगी तो यहाँ पे इस तरह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन उस सब्सटेंस को एंडोसाइटोसिस करेगा, वहाँ पे बोलेंगे सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन, उसको भी SPM ही हम लोग लिखते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे ट्रांसपोर्ट एक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन, किस तरह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन सब्सटेंस की एंट्री या फिर एग्जिट करता है। ओके, तो ये जो मोड होता है ट्रांसपोर्ट एक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ट्रांसपोर्टेशन दो मोड में होता है, 2 मोड्स होते हैं, 2 मोड्स, दो तरीका। मोड्स करने का मतलब तरीका। यहाँ पे एक तरह से पैसिव ट्रांसपोर्ट हो सकता है और दूसरा मोड एक्टिवली हो सकता है। पैसिव ट्रांसपोर्ट और एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ये है पैसिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट अपने आप होता है, एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं होती है ना। फिजिक्स के कंसेप्ट में देखते हैं ये हाई पोटेंशियल पे है, ये कोई भी मॉलिक्यूल्स है, ऑब्जेक्ट है, ये अपने आप नीचे आ जाता है। दैट मीन्स हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन सब्सटेंस का मूवमेंट अपने आप हो जाता है, उसको पैसिव ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। यही दूसरा मोड जो है एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, हमारी एनर्जी वहाँ पे यूज़ होती है एक्टिव ट्रांसपोर्ट में। ओके, तो दोनों में हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे और फिर समझ में आ जाएगा कि एक्टिव और पैसिव एक्चुअली है क्या। पैसिव ट्रांसपोर्ट, बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होंगे। पैसिवली अपने आप, एक्टिवली एनर्जी लगा के, एफर्ट लगा के किसी भी सब्सटेंस को ग्राउंड फ्लोर से टॉप फ्लोर तक ले जाना हो तो एनर्जी लगती है। टॉप फ्लोर से किसी भी सब्सटेंस को लुढ़का देंगे तो नीचे अपने आप आ जाएगा, वहाँ पे एनर्जी नहीं लगती है। जहाँ पे एनर्जी लगती है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, और जहाँ पे एनर्जी नहीं लगेगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पैसिव ट्रांसपोर्ट बोलेंगे। तो हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं 2 मोड्स में, है ना, पैसिवली और एक्टिवली। ये ट्रांसपोर्टेशन एक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। फर्स्ट हम लोग यहाँ पे डिफरेंस को देखते हैं। पैसिव ट्रांसपोर्ट में यहाँ पे ATP का यूज़ नहीं होता है, अपने आप प्रोसेस होती है विदाउट ATP यूज़ या फिर विदाउट ATP। यहाँ पे फंक्शन विदाउट ATP होता है और यहाँ पे विथ ATP। यहाँ पे ATP एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, ATP यहाँ पे रिक्वायर्ड होती है। ATP एक्चुअली क्या है, एनर्जी सोर्स है। यहाँ ये बनता कहाँ पे, सेल पे, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल बोलते हैं, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, है ना, एनर्जी कंपाउंड है। ATP यहाँ पे क्या होती है, रिक्वायर्ड होती है। इस तरह से एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, किसमें, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में। ओके, दूसरा डिफरेंस हम लोग कर सकते हैं विदाउट ATP, अगर कोई काम होगा तो धीरे धीरे होगा। पैसिव ट्रांसपोर्ट होंगे, धीरे धीरे होंगे, स्लो प्रोसेस होगा। ये प्रोसेस कैसा होगा, स्लो होगा। और जहाँ पे एनर्जी लगेगी एक्टिव प्रोसेस होगा, फास्ट होगा। क्या होगा, फास्ट प्रोसेस होगा। स्लो प्रोसेस पैसिवली, एक्टिवली फास्ट प्रोसेस होगा। ओके, यहाँ पे पैसिव ट्रांसपोर्ट होगा, मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस होंगे अकॉर्डिंग टू ग्रेडियंट, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। यहाँ पे क्या होगा, मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस अकॉर्डिंग टू, है ना, मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस
अकॉर्डिंग टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, अकॉर्डिंग टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, अकॉर्डिंग टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, और यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं होगा, अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होगा। मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस against the concentration gradient, अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होगा। यहाँ पे अकॉर्डिंग टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट और यहाँ पे अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, इस तरह से सब्सटेंस की मूवमेंट होगी। अब अगर पैसिवली ट्रांसपोर्ट का एग्जांपल लें, है ना, यहाँ पे क्या होगी, अकॉर्डिंग टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कहने का मतलब हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। और यहाँ पे इस तरह से देख सकते हैं 100 मोलिकुल सब्सटेंस है हायर कंसंट्रेशन में और दूसरी तरफ 0 मोलिकुल्स है ना। तो यहाँ पे सब्सटेंस इधर से हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन क्या होगा, सब्सटेंस की मूवमेंट होगी। ये 99 होंगे, 99 होंगे तो 1 होंगे, 98 होंगे तो 2 होंगे, इस तरह से ये 50 होंगे तो ये 50 हो जाएंगे। इस तरह से दोनों तरफ मैं एरो दिखा रहा हूँ, इक्विलिब्रियम को दिखा रहा हूँ। एक्चुअली ये पॉइंट क्या होगा, इक्विलिब्रियम होगा, है ना। इस पॉइंट को इक्विलिब्रियम पॉइंट बोलते हैं, इक्विलिब्रियम बोलते हैं, शॉर्ट में ही लिख देता हूँ, इक्विलिब्रियम पॉइंट बोलते हैं। 50-50, अब किधरों भी मूवमेंट नहीं होगी, ना ये इधर जाएंगे ना इधर जाएंगे, कंसंट्रेशन बराबर हो गया, इस पॉइंट को बोलते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट, है ना। लेकिन एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा, यहाँ पे हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन भी होगा, लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन भी होगा। यहाँ पे मैंने जो अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बोला है, तो अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कहने का मतलब जैसे यहाँ 50 है, यहाँ पे 50 है, इक्विलिब्रियम में आ गया, अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, इसके फिर भी यहाँ पे अगर एटीपी यूज़ करेंगे तो इधर 49, एक को उधर मूव कर दे, 51 इधर 49, एक को और मूवमेंट कर दिए 48, 52 और एक मूवमेंट कर देंगे, एक मूवमेंट हो जाएगा तो 47 और इधर हो जाएगा 53। तो इस तरह से इधर 0 कर सकते हैं, इधर 100 कर सकते हैं। ये होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट में अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, है ना। हाई कंसंट्रेशन है, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, इस तरह से ये भी हो सकता है। तो इस तरह से देखो, इनिशियल में हायर टू लोअर 0, अगर यहाँ पे एटीपी लगा देंगे तो ये जो स्लो प्रोसेस होता है ये फास्ट हो जाएगा एटीपी का यूज़ करके। तो ये 50 में आ सकता है, 50-50 हो जाए और भी मूवमेंट होगा, जैसे इधर 0 कर देंगे इधर 100 कर देंगे। इस तरह से पूरा मॉलिक्यूल्स को एनर्जी लगा के हम क्या कर सकते हैं, एक तरफ कर सकते हैं, है ना। और इसके लिए यहाँ पे एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का होना, प्रेजेंट होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगा, प्लस एंटी कर देते हैं, प्रेजेंट होगा। ओके, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट में आ जाएगा पैसिवली, है ना। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होगा नहीं भी होगा चलेगा। यहाँ पे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होगा भी तो चलेगा, नहीं भी होगा तो चलेगा। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन यहाँ पे क्या होंगे, मे और मे नोट भी प्रेजेंट। ये जो है ना किसी भी फैक्टर पे, है ना, ये क्या होगा, इफेक्ट नहीं करेगा, बट एक्टिव ट्रांसपोर्ट यहाँ पे क्या करेगा, गेट अफेक्टेड बाय लो टेम्परेचर, अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, मेटाबॉलिक इनहिबिटर्स, साइनाइड वगैरह पे यहाँ पे क्या होगा, इफेक्ट, उसके थ्रू इफेक्ट होगा। अब अगर बात करें 2 मोड्स में, पैसिव मोड्स की ऑस्मोसिस आ जाएगा, डिफ्यूज़न आ जाएगा, फैसिलिटेड डिफ्यूज़न आ जाएगा, ये सारा पैसिव ट्रांसपोर्ट में आ जाएंगे। दूसरी तरफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट को अगर मेंशन करेंगे तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एग्जांपल क्या क्या आ जाएंगे, सोडियम पोटेशियम पंप होता है, बाहर से अंदर, अंदर से बाहर, इफ्लक्स इनफ्लक्स, सोडियम पंप हो सकता है, पोटेशियम पंप हो सकता है, कैल्शियम पंप हो सकता है ना। इंडो ऑस्मोसिस, एक्सो ऑस्मोसिस इसी में होगा, एक्टिवली ट्रांसपोर्ट होगा। तो दोनों को हम लोग देखेंगे, पैसिव ट्रांसपोर्ट और एक्टिव ट्रांसपोर्ट के एग्जांपल्स को।
पैसिव ट्रांसपोर्ट, है ना, और दूसरा एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट एग्जांपल्स में यहाँ पे ऑस्मोसिस, डिफ्यूज़न, और फिर फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न, ये सब इधर आ जाएंगे। ये भी डिफ्यूज़न है, बट मेम्ब्रेन प्रोटीन जो है ना, ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है सब्सटेंस की एंट्री या फिर एग्जिट कराने में। तो ये 3 एग्जांपल होगा पैसिव ट्रांसपोर्ट में, जो अपने आप होता है, ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, ये सारा। बट अगर एक्टिव ट्रांसपोर्ट की बात करें तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में जितने भी पंप सिस्टम होती है, वहाँ पे पंप सिस्टम होंगे, सोडियम पोटेशियम पंप, अदर पंप। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में सोडियम पोटेशियम पंप हो जाएगा, ऐसे ही लिख दो सिर्फ, सोडियम पोटेशियम पंप, पोटेशियम पंप, ये सारा हो जाएगा, है ना। कैल्शियम पंप हो जाएंगे। उसके अलावा इंडोऑस्मोसिस, एक्सोऑस्मोसिस या फिर इंडोसाइटोसिस, सेल के अंदर कोई भी सब्सटेंस आएंगे उसको हम लोग इंडोसाइटोसिस बोलेंगे, सेल से बाहर जाएंगे एक्सोऑस्मोसिस बोलेंगे। ये सारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा, सेल वहाँ पे एटीपी का यूज़ करेगा। तो इंडोऑस्मोसिस, इंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस, ये दोनों एग्जाम्पल किसका होगा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट का होगा। सोडियम पोटेशियम पंप, इंडिविजुअल सोडियम पंप हो सकता है, पोटेशियम पंप हो सकता है, कैल्शियम पंप हो सकता है। इंडोसाइटोसिस, सेल के अंदर जब कोई सब्सटेंस की एंट्री होगी। एक्सोसाइटोसिस, जब सेल से बाहर कोई सब्सटेंस जाएंगे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सोसाइटोसिस बोलेंगे। ये हमारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट में इस तरह से डिफरेंस हो गया। नेक्स्ट हम लोग जो देखेंगे 1 बाय 1 ऑस्मोसिस से स्टार्ट करेंगे। सिंपल डिफ्यूज़न और फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न जो कि पैसिव ट्रांसपोर्ट में आता है, इनको हम लोग मेंशन करेंगे। ओके, पहला हम लोग देखेंगे ऑस्मोसिस को। ऑस्मोसिस जो होता है, ये क्या होता है, मूवमेंट होता है सॉल्वेंट का। किसका, सॉल्वेंट का मूवमेंट होता है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के अलोंग होता है, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन होता है। ये हमारा पैसिव ट्रांसपोर्ट है, यहाँ पे एटीपी रिक्वायर्ड नहीं होती है, अपने आप होता है, स्लो प्रोसेस है। इसी तरह डिफ्यूज़न होगा, इसी तरह फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न होगा, ये सारा स्लो प्रोसेस होगा, पैसिवली होगा, अपने आप होगा, यहाँ पे एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं होगी। ऑस्मोसिस का 3 डिफिनेशन हम लोग कर सकते हैं। पहला डिफिनेशन हम लोग लिखेंगे, यहाँ पे सॉल्वेंट का मूवमेंट होता है, सॉल्वेंट एज ए वाटर, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम इट्स हाई कंसंट्रेशन टू इट्स लो कंसंट्रेशन थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन टिल इक्विलिब्रियम, जब वो बराबर कंसंट्रेशन में आ जाए। लिखते हैं मूवमेंट ऑफ, फर्स्ट डिफिनेशन हम लोग लिखते हैं, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट सॉल्वेंट एज ए वाटर होगा, घुलाने वाला जिसको बोलते हैं। मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम इट्स हाई कंसंट्रेशन टू इट्स लो कंसंट्रेशन थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन
और टिल इक्विलिब्रियम। यहाँ पे सॉल्वेंट एज ए वाटर होता है फ्रॉम इट्स हाई कंसंट्रेशन टू इट्स लो कंसंट्रेशन। इस तरह से सॉल्वेंट का मूवमेंट होता है हाई टू लो थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, है ना, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन टिल इक्विलिब्रियम, जब तक कि इक्विलिब्रियम ना आ जाए सॉल्वेंट का मूवमेंट होगा, है ना। सॉल्वेंट एज ए वाटर मूवमेंट होगा हाई कंसंट्रेशन टू इट्स लो कंसंट्रेशन थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन टिल इक्विलिब्रियम। इसको समझने के लिए हम लोग थोड़ा बॉक्स बनाएंगे, है ना। एक ही कंटेनर को सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, सेक्शन वाइज करेंगे, और कंसंट्रेशन वाटर का और सोल्यूट का, फ्री वाटर का इस तरह से देखेंगे। इक्विलिब्रियम पॉइंट पे लाएंगे, हाई कंसंट्रेशन लो कंसंट्रेशन, सॉल्वेंट का मूवमेंट होगा, वाटर का मूवमेंट होगा, तो किस तरह से यहाँ पे मूवमेंट होगा उस मूवमेंट को हम लोग मेंशन करेंगे। ओके, ये एक बीकर टाइप से बनाते हैं, बीच में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन को हम लोग फिक्स करते हैं। ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है। ओके, कंपार्टमेंट ए, कंपार्टमेंट बी, दो कंपार्टमेंट में इस तरह से हम लोग मेंशन करते हैं। इधर जो 1000 मोलिकुल्स वाटर है रखते हैं, इधर भी 1000 मोलिकुल्स वाटर रखते हैं। इधर सॉल्ट 100 मोलिकुल्स रखते हैं, समझने के लिए 100 मोलिकुल सॉल्ट को रखते हैं। इधर 200 मोलिकुल्स सॉल्ट रखते हैं। सॉल्ट डिजॉल्व है पानी में, है ना। पानी 1000 मोलिकुल्स जो कि सॉल्वेंट है, घुलाने वाला है। सॉल्ट सोल्यूट है, सोल्यूट सॉल्वेंट में घुल रहा है, घुल गया है। तो इधर कितना है 100 मोलिकुल सॉल्ट, इधर 200 मोलिकुल सॉल्ट। अब यहाँ पे ये पता करना है कि 100 मोलिकुल सॉल्ट 100 मोलिकुल्स वाटर के साथ बॉन्ड बना लेगा। 200 मोलिकुल सॉल्ट सॉल्यूट जिसको बोलते हैं, 1000 में से 200 मोलिकुल्स वाटर के साथ कंबाइन हो जाएगा। फ्री वाटर की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, 900 मोलिकुल्स वाटर फ्री होंगे, और इधर 200 कंबाइन हो गया तो 800 मोलिकुल्स वाटर क्या होंगे, फ्री होंगे। तो सॉल्वेंट किधर ज़्यादा फ्री है, 900 800, तो इधर ज़्यादा है, तो ये मूवमेंट किधर करेगा, ए टू बी सॉल्वेंट का मूवमेंट होगा। कुछ समझ में आया? इसको इस तरह से समझते हैं। और कब तक मूवमेंट होगा, जब तक ये 900 मोलिकुल्स फ्री वाटर है, इधर 800 वाटर फ्री मोलिकुल्स है। ये कब तक मूवमेंट करेगा, जब तक इस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के बोथ साइड, है ना, ये कम होगा ये बढ़ेगा। दैट मीन्स 850 इधर आएंगे और इधर भी 850 आ जाएंगे। ये इक्विलिब्रियम पॉइंट हो जाएगा, है ना। इस पॉइंट पे जाके रुक जाएगा। हाई कंसंट्रेशन फ्री वाटर मॉलिक्यूल्स, है ना, इधर लो कंसंट्रेशन फ्री वाटर मॉलिक्यूल्स। इस तरह से ए टू बी क्या होगा, सॉल्वेंट का मूवमेंट होगा। इस तरह से ऑस्मोसिस का डिफिनेशन हम लोग बोलेंगे। नेक्स्ट डिफिनेशन हम लोग बोल सकते हैं मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन टू हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। नेक्स्ट डिफिनेशन हम लोग कर सकते हैं, सेकंड डिफिनेशन, सॉल्वेंट, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट वाटर फ्रॉम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन टू हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। कर सकते हैं थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन टिल इक्विलिब्रियम। सब सही रहेगा, सिर्फ हाई कंसंट्रेशन में यहाँ पे हाइपोटोनिक, और फिर हाई कंसंट्रेशन किसका, सॉल्वेंट का रहेगा। जैसे 900 मोलिकुल्स, इधर 800 मोलिकुल्स फ्री वाटर, तो इधर हाई कंसंट्रेशन है हाइपोटोनिक, और इधर सोल्यूट हाइपोटोनिक कहने का मतलब यहाँ पे सॉल्ट ज़्यादा है ना। यहाँ पे हाइपोटोनिक सॉल्ट कम है, 100 मोलिकुल्स, इधर 200 मोलिकुल्स। सॉल्ट जिधर ज़्यादा होगा उधर पानी मूव करेगा। जब सॉल्वेंट इक्वल अमाउंट में होंगे, 1000 वाटर मोलिकुल्स सॉल्वेंट है, 1000 वाटर मोलिकुल्स इधर भी है बोथ कंपार्टमेंट में, तो ये इक्विलिब्रियम तक क्या होगा, हाई टू लो सॉल्वेंट का मूवमेंट होगा। नेक्स्ट जो डिफिनेशन हम लोग बोलेंगे, थर्ड डिफिनेशन,
इधर क्या है, पतला सॉल्यूशन है, डाइल्यूट सॉल्यूशन, इधर क्या है, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। तो मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम इट्स डाइल्यूट सॉल्यूशन टू इट्स कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन टिल इक्विलिब्रियम। सारी बातें सेम रहेगी, हाई कंसंट्रेशन लो कंसंट्रेशन की जगह पे हाइपोटोनिक हाइपरटोनिक डाइल्यूट टू कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। ये 3 डिफिनेशन ऑस्मोसिस के लिए याद रखना है। ओके, तो ऑस्मोसिस जो होती है हाइपोटोनिक सॉल्वेंट का मूवमेंट होता है। अब हम लोग एनिमल सेल का एग्जाम लेके इंडो ऑस्मोसिस एक्सो ऑस्मोसिस को मेंशन करेंगे। ओके ओके, एनिमल सेल में देखते हैं, एनिमल सेल को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं। मूवमेंट क्या होता है सॉल्वेंट का, अंदर से बाहर की तरफ या फिर बाहर से अंदर की तरफ। तो ट्रांसपोर्ट अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन एनिमल सेल में देखते हैं। इन एनिमल सेल, एनिमल सेल में हम लोग देखते हैं, फर्स्ट कंडीशन लेते हैं यहाँ पे, एनिमल सेल को हम लोग कहाँ पे रखते हैं, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में, इन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। इस तरह से एक बीकर लेते हैं, एक एनिमल सेल को कैसे एनवायरनमेंट में सॉल्यूशन में रखते हैं, ये कैसा है, हाइपोटोनिक, बाहर क्या है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, और अंदर में ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, हाइपरटोनिक हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग ऑस्मोसिस का डेफिनेशन देखे थे, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन टू हाइपोटोनिक सॉल्यूशन टू हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। दैट मीन्स यहाँ पे क्या होगा, बाहर से अंदर की तरफ वाटर का मूवमेंट होगा। किसका मूवमेंट होगा, वाटर, वाटर एज ए क्या होगा, सॉल्वेंट होगा। तो यहाँ पे इंडो ऑस्मोसिस होगा, क्या होगा, इंडो ऑस्मोसिस। जब इंडो ऑस्मोसिस होगा तो सेल साइज में बड़ा हो जाएगा, टर्जिट हो जाएगा, फूल जाएगा। और जब टर्जिट होता रहेगा, इंडो ऑस्मोसिस होता रहेगा, तो क्या हो जाएगा, सेल एक टाइम्स में, एनिमल सेल है ना, तो एनिमल सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लांट सेल होता तो सेल वाल होता, टर्जिट होता है तो भी वो बर्दाश्त करता है। लेकिन एक टाइम होगा, फूलते फूलते वो बर्स्ट कर जाएंगे, रप्चर्ड कर जाएंगे। कब रप्चर्ड होगा, जब बहुत ज़्यादा इंडो ऑस्मोसिस होगा, कैपेसिटी होगी मेम्ब्रेन का उससे ज़्यादा है ना, टर्गर प्रेशर होगा तो ये बस्ट कर जाएंगे। या तो हम लोग हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में एनिमल सेल को रखें तो इंडो ऑस्मोसिस हुआ, जब इंडो ऑस्मोसिस हुआ, बाहर से अंदर की तरफ वाटर का मूवमेंट हुआ, तो सेल पूरी तरह से टर्जिट हो गया, बाहर की तरफ इस तरह से टर्जिट फैलेगा और फिर ये रप्चर्ड हो सकता है। अब दूसरा कंडीशन हम लोग देखते हैं, इसी एनिमल सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं। इस एनिमल सेल को कहाँ रखते हैं, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में, इस तरह से, है ना। बाहर इन्वायरमेंट क्या है, हाइपरटोनिक, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हमेशा हम लोग ऑस्मोसिस का डेफिनेशन जो थर्ड डेफिनेशन किए थे, सेकंड डेफिनेशन, वाटर का मूवमेंट होता है, सॉल्वेंट का मूवमेंट होता है फ्रॉम हाइपोटोनिक टू हाइपरटोनिक। बाहर जब हाइपर है तो अंदर हाइपो होगा, तो अंदर से बाहर आ जाएंगे, उसको क्या बोलेंगे, एक्सो ऑस्मोसिस होगा। कौन बाहर आएगा, वाटर एज ए सॉल्वेंट का मूवमेंट होगा। यहाँ पे एक्सो ऑस्मोसिस होगा, एक्सो ऑस्मोसिस होगा तो सेल कैसा हो जाएगा, फ्लैशिट हो जाएगा, है ना, श्रिंक कर जाएगा, फ्लैशिड, दैट मीन्स श्रिंक कर जाएगा सेल। इस तरह से सेल क्या हो जाएंगे, श्रिंक कर जाएंगे। आरबीसी को अगर देखें तो आरबीसी इस तरह से श्रिंक होकर क्रीनेटेड स्ट्रक्चर बना देता है, बाहर का मेम्ब्रेन इस तरह से लूज हो जाता है। आरबीसी जो एक स्ट्रक्चर बनाता है उसको बोलते हैं क्रीनेटेड स्ट्रक्चर। इस तरह से क्रीनेटेड स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर लेता है आरबीसी।
क्यों होता है? एक्सो ऑस्मोसिस हो जाती है, अंदर हाइपो बाहर हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, इस तरह से होती है। तो ये हम लोग एनिमल सेल को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में पहले रखें, फिर हाइपोटोनिक में रखें, तो इस तरह से उसका बिहेव क्या हुआ ये हम लोग देखें। ओके, प्लांट सेल को लेते हैं और यहाँ पे प्लांट सेल को हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में हम लोग रखते हैं, देखते हैं प्लांट सेल का बिहेव क्या होता है। अब सेल कौन सा होगा? प्लांट सेल। प्लांट सेल को हम लोग फर्स्ट कंडीशन क्या लिखते हैं? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं, इन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। इस तरह से प्लांट सेल को हम लोग कहाँ पे रखते हैं? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं। इस तरह से कहाँ रखते हैं? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में। बाहर क्या है? हाइपोटोनिक है ना। हम लोग ऑस्मोसिस का डेफिनेशन देखे थे, सॉल्वेंट का मूवमेंट होता था हाइपो टू हाइपर। अगर बाहर हाइपो है तो अंदर क्या होगा? हाइपर होगा। तो क्या होगा? इंडो ऑस्मोसिस होंगे यहाँ पे भी, है ना। इंडो ऑस्मोसिस होगा, दैट मीन्स पानी बाहर से अंदर की तरफ मूव करेगा। क्या होगा? इंडो ऑस्मोसिस होंगे। जब इंडो ऑस्मोसिस होगा तो सेल क्या होगा? टर्जिट होगा। जब सेल टर्जिट होगा तो ये रप्चर नहीं करेगा, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसके जस्ट बिलो होता है, तो सेल वाल बहुत टफ होता है, रिजिड होता है, तो ये बर्स्ट होने नहीं देगा, है ना। डज नॉट रप्चर्ड, प्लांट सेल डज नॉट रप्चर्ड, है ना। प्लांट सेल रप्चर नहीं करेगा ड्यू टू रिजिड सेल वाल। क्यों? ड्यू टू रिजिड सेल वाल। सेल वाल टफ होने की वजह से, रिजिड होने की वजह से ये रप्चर्ड नहीं करेगा। एनिमल सेल रप्चर्ड हो सकता है इंडोऑस्मोसिस बहुत ज़्यादा हो तो। दूसरा कंडीशन हम लोग लेते हैं, इसी प्लांट सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं, इन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। इस तरह से इसको कहाँ रखते हैं? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में। बाहर क्या है? हाइपरटोनिक है। तो अंदर ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? हाइपो हो जाएगा। क्या होगा? हाइपो टू हाइपर वाटर का मूवमेंट होगा। इस तरह से जब अंदर से बाहर होंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एक्सो ऑस्मोसिस। जब एक्सो ऑस्मोसिस होगा तो यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल वाल के बीच क्या होंगे? डिटैचमेंट होगा। सेल फ्लैशिड तो होंगे, सेल फ्लैशिड हो जाएंगे, है ना। इस कंडीशंस को, प्लांट सेल से पानी अगर बाहर जाए तो मेनली हम लोग प्लाज्मोलाइसिस बोलते हैं। प्रोसेस को क्या बोलते हैं? प्लाज्मोलाइसिस। प्लांट सेल में सेल से पानी बाहर चला जाना, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्लाज्मोलाइसिस, है ना। यहाँ पे कह सकते हैं सेल क्या हो गया? प्लाज्मोलाइज्ड हो गया, पानी सेल के अंदर से बाहर चला गया। कह सकते हैं सेल गेट्स प्लाज्मोलाइज्ड, सेल गेट्स प्लाज्मोलाइज्ड, इस तरह से कह सकते हैं, है ना। प्लाज्मोलाइज्ड हो गया। जब ये सेल से बाहर पानी चला जाता है, प्लाज्मोलाइज्ड हो जाता है, तो ये सेल किस तरह से बिहेव करता है देखते हैं। ये सेल वाल है और इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन पास था तो मैंने मेंशन नहीं किया था। अब ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन कोने से दूरी बनाएंगे सेल वाल से, इस तरह से। दैट मीन्स सेल वाल प्लाज्मा मेम्ब्रेन बीच में गैप हो जाएगा, खाली स्पेस हो जाएंगे, है ना। अंदर हाइपोटोनिक और बाहर क्या है? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन बन जाएगा। ओके, जब इसको हम लोग कहाँ पे रखें? हाइपरटोनिक में रखें, तो इस तरह से यह कंडीशंस होगा। ओके, इन दोनों के बीच
हाइपोटोनिक सॉल्यूशन भरेंगे, कुछ ना कुछ तो भरेंगे। ये कैसा सेल है? प्लाज्मोलाइज्ड सेल है। ये कैसा सेल है? प्लाज्मोलाइज्ड सेल है। कैसा सेल है? प्लाज्मोलाइज्ड सेल है। और पानी अगर बाहर निकले, है ना, एक लिमिट तक पानी बाहर निकले और फिर उसको हाइपरटोनिक ने हाइपोटोनिक उल्टा एनवायरनमेंट दे दें तो फिर से वो रिगेन कर जाता है अपने शेप साइज को, है ना। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है पूरा पानी जब निकल जाए तो ये फिर क्या होगा? ये डीप्लाज्मोलाइज्ड नहीं होगा। अभी तो पानी बाहर चला गया, फिर से अगर इसको हाइपरटोनिक नहीं हाइपोटोनिक में रखेंगे तो रिगेन कर देगा अपना शेप साइज। प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल वॉल के बीच कोई गैप नहीं होगा, फिर से भर जाएंगे, है ना। प्लाज्मोलाइज्ड सेल को हम लोग अगर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रख दें, इसको अगर हम लोग हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रख दें, कहाँ पे रख दें? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में। यहाँ पे बाहर क्या होगा? हाइपोटोनिक। जैसे ही हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में हम रख देंगे तो फिर से ये एंडोऑस्मोसिस करेगा और फिर रीगेन कर लेगा। इस कंडीशंस को बोलते हैं डीप्लाज्मोलाइज्ड। डीप्लाज्मोलाइसिस कह सकते हैं, है ना। क्या कह सकते हैं? डीप्लाज्मोलाइसिस। दैट मीन्स ये फिर से जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल आसपास हो जाएंगे। इसको क्या बोलते हैं? प्लाज्मोलाइज्ड सेल। प्लाज्मोलाइसिस हुआ है, क्या हो गया? सेल गेट्स प्लाज्मोलाइज्ड। प्रोसेस को बोलते हैं प्लाज्मोलाइसिस। तो प्लाज्मोलाइज्ड सेल को फिर से अगर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रख देंगे तो क्या होगा? वाटर की फिर से एंट्री होगी, फिर से रीगेन कर जाएगा। इसको बोलते हैं डीप्लाज्मोलाइसिस। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? डीप्लाज्मोलाइसिस। इस तरह से रीगेन हो जाएगा। कब? जब हम लोग इस सॉल्यूशन को, प्लाज्मोलाइज्ड सेल्स को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखेंगे, तब फिर वो क्या होगा? डीप्लाज्मोलाइसिस कर लेगा, रीगेन कर लेगा अपने शेप साइज को। ओके, तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखेंगे तो एंडोऑस्मोसिस, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखेंगे तो एक्सोऑस्मोसिस होगा। इस तरह से सेल प्लाज्मोलाइसिस करेगा। इसके अलावा अभी हम लोगों ने दो तरह के सॉल्यूशन को देखा, मेनली हाइपो और हाइपर। एक सॉल्यूशन और होता है जो आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहलाता है, उसके रिगार्ड बात कर लेते हैं। नीट में पहले यहाँ से बहुत क्वेश्चन आता था, अब थोड़ा कम हुआ है। लेकिन पढ़ना तो पूरा है, शॉर्टकट में नहीं करना है हमें, फिर बाद में महंगा पड़ जाता है, टाइम भी जाता है शॉर्टकट के चक्कर में। बाद में पता चलता है कि क्वेश्चन बन नहीं रहा, फिर क्या होती है, उस टाइम हमारे पास टाइम नहीं होता है। एक सॉल्यूशन और है हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक। हम लोगों ने दो तरह का सॉल्यूशन को देखा। अब हम लोग देखेंगे आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन कैसा सॉल्यूशन को आइसोटोनिक बोलेंगे? यहाँ पे कंपैरिजन होगा। कंपैरिजन इन द सेंस बराबर बराबर कंसंट्रेशन होगा सॉल्वेंट और सॉल्यूट का। तो इसको दो कंपार्टमेंट बना के मैं मेंशन करना चाहूँगा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इस तरह से सेमी परमेबल नेचर का है ना, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। एक कंपार्टमेंट है ए, दूसरा कंपार्टमेंट है बी। इधर हमने 1000 मोलिकुल्स वाटर लिया, इधर भी बी कंपार्टमेंट में भी 1000 मोलिकुल्स वाटर लिया। इधर जो सॉल्ट लिया 100 मोलिकुल्स और इधर भी 100 मोलिकुल्स सॉल्ट लिया। ओके, फ्री वाटर मोलिकुल्स देखेंगे फिर से वही। तो यहाँ पे कितना है? 900 मोलिकुल्स फ्री वाटर है, इधर भी 900 मोलिकुल्स फ्री वाटर है। बराबर फ्री वाटर मोलिकुल्स है, सॉल्वेंट है, दोनों तरफ बराबर है। तो क्या होगा? नेट मूवमेंट क्या होगा? जीरो होगा, इक्विलिब्रियम में ये होंगे। तो ये फॉरवर्ड बैकवर्ड रिएक्शन क्या होंगे? इक्वल होंगे, है ना। इधर से इधर ए टू बी जितना मूव करेगा बी टू ए मूव उतना ही करेगा। नो नेट मूवमेंट होंगे सॉल्वेंट पार्टिकल्स का। यहाँ पे क्या होगा? नो नेट मूवमेंट, नो नेट मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट।
नो नेट मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट होगा, सॉल्वेंट पार्टिकल्स भी बोल सकते हैं। यहाँ पे सॉल्वेंट पार्टिकल्स का नेट मूवमेंट नहीं होगा। यहाँ पे एक एग्जांपल देखेंगे, NaCl सॉल्यूशन 0.9% और ग्लूकोज सॉल्यूशन 5%, ये क्या होता है, आइसोटोनिक टू आर सेल्यूलर कंटेंट। हमारे बॉडी के अंदर का जो सेल्यूलर कंटेंट होता है उसके इक्विवेलेंट होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्या बोलेंगे, 0.9% NaCl सॉल्यूशन और दूसरा 5% ग्लूकोज सॉल्यूशन, ये दोनों क्या होता है, आइसोटोनिक होता है, आइसोटोनिक टू आवर सेल्यूलर कंटेंट। ये इस तरह से आइसोटोनिक होता है। सलाइन में जो ग्लूकोज चढ़ाया जाता है 5% होता है। ओके, तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन में इस तरह से नेट मूवमेंट 0 हो जाती है। ओके, नेक्स्ट क्लास में हम लोग एप्लीकेशन ऑफ ऑस्मोसिस देखेंगे। ओके, थैंक यू।